Hello everyone. We are going to finish this chapter today, hopefully. We'll try to do that. And we are going to start from where we left in the last class, which was 194I. 194I, yes. So 194I was about TDS in case of पेमेंट ऑफ रेंट। तो अगर आप रेंट का पेमेंट किसी को करते हैं तो उस केस में अगर रेंट का अमाउंट पूरे साल में पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2,40,000 से ज़्यादा हो जाता है तो उसके केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। अब ये रेंट किसका है? रेंट किसी का भी हो सकता है सर। रेंट लैंड बिल्डिंग का हो सकता है, प्लांट मशीनरी का हो सकता है, फर्नीचर फिक्सचर का हो सकता है, एवरीथिंग। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी के लिए रेट अलग दिया हुआ है विच इज 2%, और लैंड एंड बिल्डिंग के लिए रेट अलग दिया हुआ है विच इज 10%। फर्नीचर फिक्सचर भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, 10% वाली कैटेगरी में। तो अगर कोई भी पर्सन, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को फर्नीचर एंड फिक्सचर रेंट किया 1,00,000 रुपए पर, 1,00,000 रुपए पर मंथ, ठीक है ना। तो ये पूरे ईयर का अगर फाइनेंशियल ईयर का देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 लाख रुपए हो जाएगा, विच इज मोर देन 2.4 लाख रुपीज, ठीक है। अब मिस्टर ए इंडिविजुअल हैं और ये ऑडिट कराते हैं अपना 44AB में, ही इज लाइबल टू बी ऑडिटेड अंडर 44AB। अच्छा, कराते हैं से मतलब नहीं है, लाइबल हो क्या? आप कहो कि मैं वो तो ऑडिट ही नहीं कराता सर, ऑडिट नहीं कराता उससे मतलब नहीं है, यू शुड बी लाइबल अंडर 44AB, आपको डिडक्ट करना पड़ेगा टीडीएस। तो अब हमें ये देखना है ये टीडीएस कितना काटेंगे, मंथली बेसिस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे, राइट, जब भी पेमेंट करेंगे ये। तो इन्होंने फर्स्ट मंथ का पेमेंट करा 1,00,000 रुपीज, तो ये नेट पेमेंट कितना करेंगे, कितना टीडीएस डिडक्ट होगा? 10% इसमें से टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा सर। तो नेट पेमेंट है मिस्टर बी को 90,000 रुपीज का करेंगे। अगर यही इसकी जगह प्लांट एंड मशीनरी होती, अगर मैं यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी कर दूं तो यहाँ पर टीडीएस जो डिडक्ट हुआ है वो सिर्फ 2% डिडक्ट होता। 2% कितना हो जाता सर? ये 2,000 रुपीज हो जाता, और वो पेमेंट करते हैं 98,000 का, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स, यहाँ पर अलग रेट्स दे दिए हैं। प्लांट एंड मशीनरी के लिए 2% है। लैंड बिल्डिंग, जैसे ज्यादातर क्या होता है, बिल्डिंग या रूम या फिर एक पर्टिकुलर स्टोर या शॉप रेंट पर दी जाती है, तो उसके केस में कितना टीडीएस डिडक्ट होगा? 10% टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है। इंडिविजुअल और एचयूएफ को तभी टीडीएस डिडक्ट करना है अगर वो लाइबल है ऑडिट के लिए, और इसके अलावा इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा जितने भी लोग हैं उनको टीडीएस स्टार्टिंग से ही डिडक्ट करना है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर आ जाते हैं, 194IA। 194IA नेक्स्ट देखेंगे, पेमेंट ऑन ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। इस प्रोविजन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोविजन क्या बोलता है, अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, तो मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, मिस्टर बी उन्हें पेमेंट कर रहे हैं, कितने का? लेटेस्ट से ये प्रॉपर्टी 2 CR की थी, तो मिस्टर बी 2 करोड़ रुपए का पेमेंट कर रहे हैं मिस्टर ए को। मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर बी को दे दी। इस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा सर, इस केस में टीडीएस डिडक्ट होगा कितने परसेंट पे, वो हमें देखना। आइए 10%, नहीं ये 10% नहीं है, ये 1% है, ठीक है। 10% बहुत ज्यादा अमाउंट है, इट इज 1% ओनली। ये गलती हो गई टाइप करने में आई गेस। सो द टीडीएस अमाउंट इज गोइंग टू बी 1%। 1% टीडीएस डिडक्ट होगा, मतलब यहाँ पर 2 करोड़ रुपए का सर 2 लाख रुपए टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है। और नेट पेमेंट कितना जाएगा? 1.98 CR, ठीक है। 2 lakhs का टीडीएस डिडक्ट होगा।
होगा। ये थोड़ा प्रोविजन अलग है, यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। उन्होंने बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। ये क्यों करा? क्योंकि हमें पता है एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट अ कैपिटल एसेट और इसके ट्रांसफर पर कैपिटल गेन लगता ही नहीं है, इसीलिए एग्रीकल्चरल लैंड को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया सर। ठीक है, अब ये ध्यान रखिए, ये देखिए यहाँ पर कितना क्या वैल्यू होगा प्रॉपर्टी का, तब जाके ये टीडीएस डिडक्ट होगा। व्हाट इज द लिमिट? 50 लाख से ज्यादा का अगर कंसिडरेशन होगा तभी जाके टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर इसी प्रॉपर्टी की जो अभी ट्रांसफर हुई उसकी वैल्यू 40 लाख रुपीस होती, टीडीएस डिडक्ट नहीं होता। ठीक है, कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा? जाहिर सी बात है जो पेमेंट कर रहा है, और रेजिडेंट ट्रांसफरर को पेमेंट होगा। क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर वाला हिसाब है यहाँ पे सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ। अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ रेंट का पेमेंट कर रहे हैं उसके केस में है ये 50,000 फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। 50,000 फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। अब आइए, अभी आपको याद आएगा कि 194 आई में हम लोगों ने रेंट का क्लॉज कर लिया है। अभी ऊपर आके देखते हैं, ये देखिए रेंट का क्लॉज करा हुआ है, तो फिर से रेंट का क्लॉज क्यों आ गया? यहाँ पर जब रेंट कवर हो चुका है तो फिर से रेंट का क्लॉज क्यों आ गया यहाँ पर? दोस्त यहाँ पर देखिए बात अलग तरीके से हो रही है, यहाँ पर एक पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, यहाँ पर सीधे मंथ की बात हो रही है। उससे क्या फर्क पड़ता है सर? मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी बात मैं क्या कह रहा हूँ। आपने एक वेडिंग हॉल रेंट पर लिया, आपने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की और हॉल रेंट पर लिया, आपने अपनी बिजनेस की कॉन्फ्रेंस कराई और आपने हॉल रेंट पर लिया। तो ये सारे आपने रेंट पर लिए। कितने रेंट पर लिया? बात है कि हाउ मच रेंट डिड यू पे? आप बोलेंगे सर 1 लाख रुपए पे किया, यहाँ पर हमने 2 लाख रुपए पे किया, यहाँ पर हमने 2,30,000 रुपए पे किया। इतना ही रेंट होता है लगभग। इसे आप बढ़ा सकते हैं, इसे आप 2 लाख कर लीजिए। चलिए, आप बोलेंगे इतना ही रेंट पे किया। अच्छा, ये जो रेंट था ये कितने का था? ये पर डे का रेंट था, एक दिन में इतना दे दिया। अब 194 आई लगाते हैं इसके ऊपर। 194 आई रेंट वाला जो हमने पढ़ा था, उसकी लिमिट क्या है सर? 2.4 लाख। 2.4 लाख 2.4 लाख। तीनों में से कोई भी क्रॉस नहीं कर रहा उस लिमिट को। अच्छा, ये जो लिमिट है ये पूरे फाइनेंशियल ईयर की है, तो हम यहाँ कुछ गलती भी नहीं कर रहे कैलकुलेट करने में, क्योंकि ये जो रेंट है अगर किसी से पूछा जाए आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में रेंट कितना दिया, 2 लाख रुपए। आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में रेंट कितना दिया, 2 लाख रुपए। आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में 2,30,000 रुपए। ठीक है, दीज आर 3 सेपरेट पर्सन्स। तो ये जो अब मैं आपको, ये जो नेचर है ना इन तीनों का अलग है। ये वो वाले नहीं है कि मैंने एक रूम रेंट पे लिया हुआ है, मैंने घर रहने के लिए रेंट पे लिया है, मैंने शॉप ली हुई है, क्योंकि उसका रेंट तो मंथली होता है और पूरे साल के लंबे टाइम के लिए रहता है। बट जो मैंने एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं आपके सामने, ये एक एक दिन या दो दो दिन, चार चार पांच पांच दिन वाले एग्जाम्पल है। अगर ये पूरे साल के लिए अगर हमने रेंट पे लिया होगा तो ये बहुत अमाउंट बन जाएगा, लेकिन जनरली कोई पूरे साल के रेंट पर लेता नहीं है, तो ये अमाउंट कम होता है। लेकिन ये जो सिचुएशंस थी ये टीडीएस के उससे बाहर जा रही थी, क्योंकि अभी अगर सिर्फ 194 आई है, 194 आई जो हम पढ़ रहे हैं, दिस इज अ न्यू सेक्शन। ठीक है, नया सेक्शन आया है। तो उसके पहले सालों साल तक ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप के ट्रांजेक्शन्स टीडीएस के परव्यू से बाहर थे। अब देखिए ये वाला ट्रांजेक्शन, ये वाला सेक्शन क्या बोल रहा है, 194 आईबी क्या बोल रहा है? पेमेंट ऑफ रेंट बाय सर्टेन इंडिविजुअल्स और एचयूएफ मोर देन 50,000 फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। क्या सर ये तीनों ट्रांजेक्शन में मोर देन 50,000 है क्या तीनों का रेंट? यस सर। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर आप कभी भी इस टाइप के कुछ रेंट पर लेते हैं हॉल्स वगैरह, तो क्या 50,000 से कम के होते हैं? नहीं सर, ज्यादा ही होते हैं 50,000 से। तो बेसिकली जो ये तीनों चीजें छूट रही थी टीडीएस के परव्यू में आने से, वो भी सब टीडीएस के परव्यू में आ चुकी है सर।
ठीक है। अच्छा, इंडिविजुअल और एचयूएफ को कब डिडक्ट करना है? व्हेन दे आर रिक्वायर्ड फॉर ऑडिट अंडर 44 AB। 44 AB के अंडर उनका ऑडिट होना है तो उन्हें डिडक्ट करना है, ठीक है। कितना रेट रहेगा? 5%। वहां रेट 10% था। लैंड और बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर सबके लिए 5% ही है, यहाँ पर सभी के लिए 5% है। चलिए सर आगे आ जाते हैं। सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर यू, व्हाई? बिकॉज इट इज न्यू, ठीक है। नई चीजें पूछने का बहुत शौक रहता है इनको, तो ध्यान रखेंगे। 194 IC, पेमेंट अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट रेफर्ड टू अंडर 45(5)(a)। ये आपका जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है सर, जेडीए बोलते हैं इसे, जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। इसके बारे में शायद बात कर भी चुका हूँ। अगर एक पर्सन की जमीन होती है और एक पर्सन उसमें बिल्डर होता है, वो कहता है कि हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं दोनों मिलकर, लैंड की कॉस्ट आपकी और इसके ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका पैसा मैं दूंगा, तो इस टाइप का वो पार्टनरशिप कर लेते हैं। 50-50, 40-60, जैसा भी उनका रेशियो डिसाइड होता है वैसे वो पार्टनरशिप कर लेते हैं। तो अब ये जो पार्टनरशिप हुई है, इसके केस में जब पेमेंट होता है तो बोलते हैं कि टीडीएस डिडक्ट करेंगे सर इस पे। इस केस में जब पेमेंट किया जाता है तो बोलते हैं इसके पे टीडीएस डिडक्ट होगा इस सेक्शन के अंडर, इस सेक्शन के अंडर। तो ये सेक्शन क्या बोल रहा है? कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। सबसे पहली बात तो एनी पर्सन मेकिंग द पेमेंट, एनी रेसिडेंट को 10% पर टीडीएस डिडक्ट होगा। बात खत्म हो गई, इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, कोई मतलब का नहीं है ये इतना ज्यादा आपके, ठीक है। आइए सर आइए, वेलकम वेलकम टू दिस सेक्शन, दिस इज योर सेक्शन, ये आपका सेक्शन है सर। अगर आप में से सब लोग, आप में से कुछ लोग अगर जॉब के लिए चले जाते हैं तो आपका टीडीएस डिडक्ट कहाँ पर होगा सर? 192 सेक्शन में होगा, सैलरी का जो सेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं या फिर एज अ कंसल्टेंट कहीं वर्क करते हैं तो उनका टीडीएस सर इस सेक्शन में डिडक्ट होगा। इसीलिए मैंने बोला, इसीलिए मैंने क्या बोला सर? इसीलिए मैंने बोला आपसे कि आप, ये आपका सेक्शन है। देखिए, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी, नॉन कंपीटिंग फीस, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो को किसी भी टाइप की प्रोफेशनल सर्विस अगर आप लेते हैं तो उसमें यहाँ पर टीडीएस डिडक्ट होता है। किसी भी टाइप की, लॉयर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गए, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए, किसी भी टाइप की इन प्रोफेशनल्स की अगर सर्विस लेंगे, उन्हें आप कोई पेमेंट करेंगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर दिस सेक्शन, ठीक है, 194J। अगर कोई टेक्निकल सर्विस लेते हैं, इंजीनियरिंग वगैरह, इंजीनियर्स वगैरह की सर्विस वगैरह ली जाती है, तो उस केस में भी ये होगा। लिमिट देखते हैं सर, कब टीडीएस डिडक्ट होगा। क्या 10,000 का पेमेंट किया किसी सीए को, ऑडिट करा रहे हैं सर किसी सीए से, आप देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, अगर आपका छोटा मोटा बिजनेस है, आप ऑडिट करा रहे हैं और सीए को 10,000 रुपए फीस दे रहे हैं, तो उस केस में क्या टीडीएस डिडक्ट करेंगे आप? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लिमिट देखिए, मोर देन 30,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर ईच कैटेगरी, ठीक है ना। हर कैटेगरी के एक अलग लिमिट रहेगी। मतलब टेक्निकल सर्विसेज के लिए अलग देखोगे आप, प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए अलग देखोगे। लिमिट डज नॉट अप्लाई टू डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन। मतलब डायरेक्टर रेम्यूनरेशन को अगर 10,000 रुपए का भी पेमेंट किया ना डायरेक्टर को, उस पर टीडीएस कटेगा। लिमिट डज नॉट अप्लाई मतलब लिमिट इज एग्जेम्प्टिंग यू फ्रॉम डिडक्टिंग टीडीएस, और लिमिट नहीं है मतलब टीडीएस कटना है सर, ठीक है। तो यहाँ पर 10,000 रुपए भी अगर डायरेक्टर को दिए तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। इंडिविजुअल एचयूएफ को कब डिडक्ट करना है सर? इफ रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। क्या रहेगा सर? टैक्स का अमाउंट, टीडीएस का अमाउंट क्या रहेगा सर? 10% रहेगा, ठीक है। 10%। आप कभी भी आप देखेंगे जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तो आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा 10% पर डिडक्ट होगा। मतलब जितनी भी फीस आनी है ना, सिंपल सी बात है, जितनी भी फीस जहां से भी क्लाइंट से आनी है वो सारा 10% कट के आनी है, और फिर उसका जब रिटर्न भरेंगे तब उसका फायदा मिलता है सर, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। 2% पेई एंगेज्ड ओनली इन बिजनेस ऑफ कॉल सेंटर। अगर कॉल सेंटर का बिजनेस है, अगर कॉल सेंटर का बिजनेस है तो उस केस में बता रहे हैं कि 2% टीडीएस डिडक्ट होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, नो डिडक्शन इफ फीस फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। अब आप बात सुनिए, आप देखिए, आप देखिए, आप देखिए, मिस्टर ए, इनका होना है सर ऑडिट, ठीक है। तो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए लायबल है क्या? यस। इन्होंने इंजीनियर दिनेश जी को पेमेंट किया। क्या पेमेंट किया? किस चीज का? इन्होंने अपना फ्लैट जो था वो रेनोवेट करवाया
तो इन्होंने इंजीनियर, सिविल इंजीनियर थे, उनको बुलाया, उनसे पूरा प्लान आउट करवाया, उसके इन्होंने इनको 50,000 रुपीज का पेमेंट किया, कंसल्टेंसी ली इनसे और 50,000 रुपीज का पेमेंट किया। टेल मी टीडीएस डिडक्ट होगा या नहीं होगा? किस रेट पर होगा? 10% पर होगा, कॉल सेंटर तो है नहीं। 10% पर टीडीएस डिडक्ट कर लूं, कर लूं, कर लूं, कर लूं, नहीं करना। क्यों? दिस इज फॉर पर्सनल पर्पसेस, दिस इज फॉर पर्सनल पर्पसेस, उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं। ठीक है। अगर यही इन्होंने फ्लैट की जगह में अगर यहाँ पे ऑफिस बोल दूं, ऑफिस रेनोवेट करवाया होता, उस केस में सर टीडीएस डिडक्ट हो जाता 5,000 रुपीज का, और इन इंजीनियर साहब के पास कितना पेमेंट जाता? ओनली 45,000 पेमेंट जाता। ये नहीं बोलेंगे सर ये पैसा तो चला गया, मैं आपको बता चुका हूँ ये पैसा आपको कब मिल जाता है, जब आप रिटर्न में, ये इंजीनियर सर अपना जब रिटर्न फाइल करेंगे उसमें ये बोलेंगे कि मेरा 1,00,000 रुपए टैक्स बन रहा है। ठीक है, मान लेते हैं इन्होंने और भी बहुत जगह सर्विसेज दी होंगी, और ये फिर टीडीएस, ऑलरेडी टीडीएस कितना डिडक्ट हो चुका है? 40,000 टीडीएस डिडक्ट हो चुका है। तो इंजीनियर सर को जितना भी इन्होंने टीडीएस इनका डिडक्ट हुआ है वेरियस जगह से, वो कट के 60,000 का नेट पेमेंट करेंगे ये गवर्नमेंट। तो इस 40,000 रुपए में ये 5,000 भी जुड़े होंगे। ठीक है ना सर? तो नुकसान किसी को कहीं नहीं हो रहा। टीडीएस इज नॉट अ एक्स्ट्रा टैक्स, मैं तो बोल रहा हूँ टीडीएस इज नॉट इवन अ टैक्स, कोई अलग से टैक्स नहीं है। आप समझिए हो क्या रहा है, आपको जो ये 1,00,000 रुपए का पेमेंट करना था वो आपने टीडीएस के थ्रू कर दिया, किसी ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया। सिर्फ यही हो रहा है सर, और कुछ नहीं हो रहा। नया टैक्स मतलब एक्स्ट्रा टैक्स तो छोड़िए, तो टैक्स ही नहीं है मेरी निगाह में। ठीक है ना सर? आइए नेक्स्ट चलते हैं। 194J इज योर सेक्शन। ठीक है। 194LA, compensation on acquisition of certain immovable property other than agreed। कॉम्पनसेशन ऑन एक्विजिशन, अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी की अभी बात हुई थी ऊपर 194 IA में, 194 IA में बात हुई थी, ये रहा। तो फिर यहाँ से क्यों आ गया इसमें और उसमें क्या अंतर है? यहाँ देखिए क्या वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है ऑन एक्विजिशन, मतलब किसी ने आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर एक्वायर कर ली है, जैसे गवर्नमेंट ने आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है, तो क्या उस केस में टीडीएस डिडक्ट करेगी गवर्नमेंट? बिल्कुल करेगी सर। अगर एक साल में आपको 2.5 लाख से ज्यादा का कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट दे रही है, तो उस केस में वो टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे आपका, किस रेट पर? 10%। ठीक है सर, सिंपल सी बात है। ऊपर भी किस रेट पर हो रहा था? ऊपर 1% पर हो रहा था, आईए में कितना? 1% पर हो रहा था। यहाँ लिमिट भी ज्यादा थी, 50 लाख तक की लिमिट थी, यहाँ पर आपकी लिमिट कर दी 2.5 लाख रुपए की, और टीडीएस इतना ज्यादा अमाउंट कर दिया। आइए सर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, क्यों बोला मैंने ऐसा? दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली, इसी साल इंट्रोड्यूस हुए हैं। देखिए इफेक्ट में भी कब आए? 1 सितंबर 2019 से इफेक्ट में आए। 1920 फाइनेंशियल ईयर आपके जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारे आपके क्या बोलते हैं, आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो यहाँ पर ये तो अभी अभी इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो ये तो पक्का आने ही आना है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है 194M और N। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स तो सर पढ़ चुके हैं, कहाँ? 194C में। अच्छा, पेमेंट टू कमीशन और ब्रोकरेज, सर ये भी तो पढ़ चुके हैं, कहाँ? 194G में और H में, सॉरी H में पढ़ा है। पेमेंट टू प्रोफेशनल फीस सर्विसेज, सर ये तो अभी अभी पढ़ के आ रहे हैं, तो हमारा सेक्शन है 194J।
10% पे टीडीएस कटता है इसमें। तो फिर ये दोबारा से क्यों आ गए? क्योंकि ये 3 सेक्शंस तो ऊपर कवर हो चुके हैं। आइए देखिए क्या कहना चाह रहे हैं ये दोस्त। मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पे वही कर रहे हैं जो इन्होंने रेंट के साथ किया। ठीक है, आप देखिएगा क्या है। अगर आपने 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया एक फाइनेंशियल ईयर में, 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट किया एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वहां क्या था दोस्त? कौन कौन डिडक्ट करता था? इन तीनों सेक्शन में अगर जाओगे ना, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ को बोला गया है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, तो वो तभी बोला गया है जब 44AB में उनका ऑडिट होता है। इंडिविजुअल और एचयूएफ को तभी बोला गया है आप टीडीएस डिडक्ट करिए जब 44AB में उनका ऑडिट होता है। यहां देखते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि सारी चीजें सेम नहीं हो सकती, एक ही चीज के लिए 2 सेक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, और लिमिट भी थोड़ी मतलब कुछ ज्यादा ही लग रही है। मतलब समझ सा नहीं आ रहा ना एकदम से। 50 लाख का किसको भैया प्रोफेशनल फीस का पेमेंट करता है कोई साल में? तो देखते हैं किसे डिडक्ट करना है टीडीएस। इंडिविजुअल और एचयूएफ अदर देन दोज हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 194C H and J। तो 194C H और J में कौन से इंडिविजुअल्स और एचयूएफ हैं जिन्हें डिडक्ट करना है टीडीएस? वो ऐसे इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं जिनका ऑडिट होता है। उनके अलावा जो लोग होंगे वो यहां पर फॉल करेंगे। मतलब इवन इफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ का ऑडिट जिसका नहीं होना, वो यहां पर आ जाएगा। मतलब उसे भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ जाएगा। जिसका ऑडिट नहीं होता उसको भी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ जाएगा, अगर वो इन तीनों सर्विसेज का मिला के या किसी एक का भी पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट कर देते। ये क्यों बनाया दोस्त? ऊपर वाला काफी नहीं था क्या? कवरेज कम थी उसकी। कवरेज कम कैसी थी कि सर जो इंडिविजुअल और एचयूएफ ऑडिट कराते हैं वो अगर पेमेंट कर रहे हैं तभी टीडीएस डिडक्ट होगा। अब देखिए सर, आप एक पर्सन है, आप समझिएगा बात को। एक पर्सन है जिसकी सैलरी की इनकम है, सैलरी कितनी है? 4 करोड़ रुपए साल की, पैकेजेस। ठीक है, मिस्टर ए ने अपना घर बनवाया सर, हाउस बनवाया। अब जिसका 4 करोड़ रुपए साल की सैलरी है और इस जॉब को उनके 20 इयर्स हो चुके हैं, आप सोच सकते हैं उनकी नेटवर्थ कितनी होगी। ठीक है, अब उन्होंने हाउस बनवाया सर, तो 1 CR तो उन्होंने आर्किटेक्ट को दे दिए। 1 CR तो उन्होंने आर्किटेक्ट को दे दिए कि आप मेरा घर डिजाइन कीजिए। ठीक है, आर्किटेक्ट कौन है? आप में से कोई बन जाओ, है ना? इतना 1 करोड़ रुपए मिल रहा है तो सर बन ही जाएंगे। ठीक है, कोई भी नालायक। तो आप में से कोई एक आर्किटेक्ट बन गया इनका। उन्हें कहा बना दोगे? हमने कहा हाँ हाँ बना देंगे, 1 करोड़ रुपए दोगे आप, कर देंगे, हम कुछ भी कर देंगे, हम कुछ भी कैसे भी दो भी करके डिजाइन करके बना देंगे आप। तो आप आर्किटेक्ट बन गए और आपने बना दिया। मेन पॉइंट मेरा ये है, अभी आप मान लीजिए आपने ये वाला सेक्शन नहीं पढ़ा, 194 ये आर्किटेक्ट है सर, कहाँ कवर होगा? जे में कवर होगा। ठीक है, टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज। ठीक है, क्या टीडीएस डिडक्ट होगा इनका 194 जे के अगेंस्ट? नो। व्हाई? बिकॉज मिस्टर ए इज नॉट लायबल फॉर ऑडिट। ऐसे कितने सारे पेमेंट्स टीडीएस के स्कोप से बाहर जा रहे थे, अगर ये सेक्शन नहीं था तब की बात कर। लेकिन एक चीज और है सर, हमने इंडिविजुअल और एचयूएफ को, नॉन ऑडिट वालों को तो रखा ही नहीं टीडीएस के परव्यू में। क्यों? क्योंकि सर हार्डशिप हो जाती बेमतलब की। छोटा सा आदमी है, आप कह रहे हो कि बेमतलब में टीडीएस काटो, ये करो वो करो, उसकी वैसी इनकम इतनी है नहीं, 1 करोड़ से कम का टर्नओवर है सर, इतनी बात तो पक्की है, और आप कह रहे हो टीडीएस डिडक्ट करो। सर ये देखिए ना, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए लिमिट देखिए कितनी बढ़ा दी है। छोटा मोटा आदमी 50 लाख रुपए साल का पेमेंट करेगा कि नहीं कॉन्ट्रैक्टर्स या प्रोफेशनल्स को? सोच के देखिए। मतलब अगर आप 50 लाख रुपए का पेमेंट करने की आप कैपेसिटी रखते हैं,
एक साल में किसी प्रोफेशनल या कॉन्ट्रैक्टर या अपने कमीशन या इस टाइप का पेमेंट करने की आप कैपेसिटी रखते हैं तो सर हाँ, टीडीएस के प्रोविजंस को भी आप आराम से कंप्लाई कर सकते हैं, आराम से कंप्लाई कर सकते हैं। एक कंसल्टेंट रख लीजिएगा, 20-25 हजार रुपए पर ईयर लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। डिडक्ट कितने पर होगा सर? 5% पर। ठीक, 194N अगला सेक्शन, 194N, ये भी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2019 आया। कैश विड्रॉल, कैश विड्रॉल, अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया है किसी भी बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर किसी पोस्ट ऑफिस से, तब आपको 2% टीडीएस डिडक्ट करेगा बैंक आपका। कितने पर? 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के अमाउंट पर, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के अमाउंट। ठीक है, मतलब अगर आपने 1 करोड़ 20 लाख का कैश विड्रॉ करा है बैंक से, तो बैंक आपके 20 लाख रुपीस पर टीडीएस डिडक्ट करेगा। कितना? 2% सर। सिंपल सा प्रोविजन। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज एक बता देता हूं, इस प्रोविजन की वैलिडिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ गया है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ गया है। क्यों उठ गया है, मैं छोटी सी बात करूंगा आपसे। ये कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं दोस्त हम? ये हम इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। टीडीएस किस पर डिडक्ट होता है सर? इनकम पर डिडक्ट होता है। जितने सेक्शंस पढ़ाए हैं अभी देख लीजिए, सारे के सारे इनकम वाले ही हैं। मतलब किसी ना किसी की इनकम हो रही है तभी टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। भले आप सैलरी की बात करें, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करें, विनिंग्स की बात करें, आपका लॉटरी की बात करें, या फिर कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करें, स्पोर्ट्समैन की बात करें, जितने भी हैं, कमीशन की बात करें, दिस इज समबडीज इनकम, ये किसी ना किसी की इनकम है। कैश विड्रॉल किसकी इनकम होती है दोस्त? मैंने बैंक से पैसा निकाल के अपने लॉकर में रख लिया, इनकम हो गई मेरी। मतलब पॉसिबिलिटी है कि इनकम हो सकती है, लेकिन नहीं होती ना इनकम, ज्यादातर तो नहीं होती। तो ये प्रोविजन जो इन्होंने बेमतलब का बना दिया है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्रोविजन ही गलत बनाया है, ठीक है, आपको ब्लैक मनी कम्बैट करने के लिए कुछ बनाना था या जो भी आपको करना था आप करिए, बट उसको सही जगह से इम्प्लीमेंट कीजिए। यहाँ पर ये वैलिड ही नहीं है प्रोविजन, क्योंकि आप टीडीएस इनकम पर डिडक्ट कर सकते हैं, दिस इज नॉट इनकम। कैश विड्रॉल डज नॉट क्वालिफाइड टू बी समबडीज इनकम। कैश विड्रॉल किसी की इनकम नहीं होती सर, ठीक है ना। चलिए सर, अब आगे चलते हैं हम। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक, अभी हमने देख लिया टीडीएस कब कब कहाँ कहाँ डिडक्ट होना है, कौन कौन उसे डिडक्ट करेगा। ऑल दीज थिंग्स वी हैव डन। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, which are two important things, two or rather three important things: date of चालान डिपोजिशन एंड रिटर्न फाइलिंग। अब मैं आपको थोड़ी सी बात बताता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। मिस्टर ए ने बी, सी, डी, ई, इन सब का टीडीएस डिडक्ट किया। यहाँ 10,000 डिडक्ट किया, यहाँ 1K डिडक्ट किया, यहाँ पर 40K डिडक्ट किया, यहाँ पर 1 लाख रुपीज डिडक्ट किया, ठीक है। इन सब का टीडीएस डिडक्ट कर लिया अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग सेक्शंस में। लेट अस से 194 सी में करा, ये 194 जे में करा,
ये आपका 192, 192 इन सेक्शंस में टीडीएस डिडक्ट कर लिया। अब इनके पास कितना पैसा आ गया अगर आप देखें तो, इन सबको कंबाइन कर लें अगर आप, तो इनके पास कितना टोटल फंड्स कितने आ गए टीडीएस के जो इन्होंने डिडक्ट किया है, मतलब 1,51,000 रुपीज इनके पास आ गए। क्या ये जो अमाउंट है टीडीएस का ये मिस्टर ए के पास ही रहेगा या ये गवर्नमेंट के पास जाएगा? सीधी सी बात है सर, ये तो टीडीएस डिडक्ट किया हुआ, ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ही जाना है। तो ये जो अमाउंट है 1,51,000 का, ये अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा, ये आपको गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब ये डिपॉजिट गवर्नमेंट को कैसे होगा सर? ये चालान के थ्रू होता है। चालान को आप ये मत समझिए और ये क्या है, चालान किस टाइप की चीज है। चालान इज नथिंग, आपका एक ऑनलाइन फॉर्म टाइप का होता है, उसमें आपको सारी डिटेल्स वगैरह फिल इन करनी होती है। आप डिटेल्स फिल इन करेंगे तो वो आप डिटेल्स फिल इन करेंगे, चालान में डिटेल्स फिल इन करेंगे कि कितना अमाउंट है, कितना टीडीएस है, कितना इनवॉइस का अमाउंट है, और उसके बाद आप सेक्शन डाल देंगे कि किस सेक्शन का टीडीएस है, ये सारा करके आप फिल इन कर लेंगे और इसका ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाता है, तो दैट इज नॉट अ वरी। ठीक है, ऑफलाइन भी डिपॉजिट होते हैं, ऑनलाइन भी डिपॉजिट होते हैं, तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ये बहुत ईजी सिंपल सा टास्क है। बात यह है कि ये चालान जो है इसकी क्या कोई ड्यू डेट है, कोई एक लिमिट है कि इस डेट तक आपको डिपॉजिट करना ही करना है? अगर आप सोच के देखिए, ये जो पैसा है, ये पैसा ना तो मिस्टर ए का है, लेकिन ये है पैसा किसके पास? अभी मिस्टर ए के पास ही है। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई ड्यू डेट नहीं रखी, कोई गवर्नमेंट ने अगर डेट नहीं रखी, तो ये तो पैसा ये अपने पास ही रखकर बैठ जाएंगे। ये जो पैसा है 1,51,000 ये अपने पास ही रखकर बैठ जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करें? तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप जिस भी मंथ में ये टीडीएस डिडक्ट करते हैं, उसके नेक्स्ट मंथ की 7th डेट तक, 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक आप चालान डिपॉजिट करा दें। मतलब ये पैसा गवर्नमेंट के पास, आप जिस भी मंथ में टीडीएस डिडक्ट हुआ उसके नेक्स्ट मंथ की 7th तक। अब फॉर एग्जांपल टीडीएस डिडक्ट होता है मई 2019 में आपने टीडीएस डिडक्ट किया मिस्टर बी का, मिस्टर बी का आपने टीडीएस डिडक्ट किया लेटेस्ट से 10,000 रुपीज का, तो आपके पास कितना टाइम है सर? अब मई में आपने कभी भी किया हो, आपने लेटेस्ट से 15th मई को किया टीडीएस डिडक्ट, आपने किस मंथ में किया? हमने सर आपको मंथ देखना है, मई के बाद कौन सा मंथ आता है? जून आता है सर। कह रहे हैं 7th जून तक ये पैसा गवर्नमेंट को चालान के थ्रू डिपॉजिट करा दीजिए। सेवेंथ जून तक ये पैसा गवर्नमेंट को चालान के थ्रू डिपॉजिट करा दीजिए सर। अगर आपने यही पैसा दिसंबर 31st ऑफ दिसंबर 2019 को मिस्टर सी का आपने टीडीएस डिडक्ट किया 12,000 रुपए का, दिसंबर के बाद मंथ कौन सा आता है? डेट इज नॉट रेलेवेंट, किस डेट को हुआ उससे कोई मतलब नहीं, आपको मंथ देखना है सर। आपका मंथ हुआ दिसंबर, दिसंबर के बाद कौन सा मंथ आता है? जनवरी आता है सर। तो 7th जनवरी तक ये पैसा आपको चालान के थ्रू डिपॉजिट करा देना है। जब चालान के थ्रू डिपॉजिट कराएंगे तो कहां जाएगा पैसा? गवर्नमेंट के पास जाएगा, आप नहीं रख सकते सर। तो ऐसे करके हर मंथ के कंप्लीट होने पर 7 दिन का टाइम आपको मिलता है, इन 7 days टाइम इज इनफ। 7 days टाइम, अगर आपने किसी मंथ की लास्ट डेट पर भी टीडीएस डिडक्ट किया है किसी का, तो आपको 7 दिन मिल गए वहां से, तो 7 दिन तक आप जमा कर सकते हैं आराम से यार गवर्नमेंट को।
ठीक है ना। क्लियर है सर। लेकिन जब मार्च की बात करते हैं, मार्च मंथ के चालान की बात करते हैं, तो इन्होंने यहां पर आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। वैसे नॉर्मली कितना टाइम होता है, 7 डेज का टाइम होता है, यहाँ इन्होंने आपको 30 डेज का टाइम दे दिया। तो अब मार्च का चालान जो है वो कहाँ कब तक जमा हो सकता है, 30 अप्रैल तक डिपॉजिट हो सकता है। ये तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर चला गया, चले जाने दीजिए, कोई इशू नहीं है। मार्च 19 का चालान जो है वो 30 अप्रैल 2020 तक जमा हो सकता है, कोई इशू नहीं। ठीक है। तो अगर मैं एक चार्ट बनाऊं आपके सामने, चार्ट अगर मैं बनाऊं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो अप्रैल की ड्यू डेट क्या हो गई, 7 मई, मई की 7 जून, जून की 7 जुलाई, जुलाई की 7 अगस्त, ऐसे कर करके सारे मंथ्स की 7 डेट होती जाएगी। ठीक है। इस मंथ के ड्यूरिंग, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, इस मंथ के ड्यूरिंग कभी भी किसी भी डेट पर अगर किसी का टीडीएस डिडक्ट किया है तो उससे आपको 7 सितंबर तक डिपॉजिट कराना पड़ेगा। मार्च में जब आएंगे, फेब्रुवरी के लिए क्या हो जाएगी, 7 मार्च, मार्च के लिए क्या हो जाएगी, 30 अप्रैल। क्योंकि मार्च ईयर एंडिंग का मंथ है, बहुत सारे काम होते हैं, हो सकता है आप नहीं करा पा रहे चालान जमा, ये वो जो भी वट एवर द रीजन यू माइट हैव, they have given you some extra time, they have given you some extra leverage, they are saying कि हाँ ठीक है, 30 दिन का टाइम दिया, आप करा दीजिए आराम से, कोई इशू नहीं। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, अभी मैं वापस आ रहा हूँ, इस टॉपिक को खत्म नहीं कर रहे हैं, छोटी सी चीज और आपसे बात करूंगा। दोस्तों, चालान में क्या क्या डिटेल्स जाती हैं, अमाउंट जाता है, किस सेक्शन का है ये जाता है, कितना अमाउंट है ये चला गया, मिस्टर ए का नाम चला जाता है, ये सब चला जाता है। एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है जो अभी भी मिसिंग है। अच्छा, चालान पूरे महीने में मिस्टर बी का डिडक्ट किया, जैसे इन दोनों का बात करते हैं, एक ही मंथ में डी का भी डिडक्ट किया, ई का भी डिडक्ट किया, तो एक चालान भर सकते हो आप, इसका सिंगल चालान भर सकते हो, इसका सिंगल चालान 140K का आप भर सकते हो। आपको बस सेक्शन मेंशन करना होगा, सेक्शन एक ही है, अमाउंट मेंशन करना होगा तो टोटल कर देंगे। अब एक दिक्कत आ रही है, बताइए क्या दिक्कत आ रही है, सोच के देखो। ये जितने भी अमाउंट है ना बॉस, इन सब का क्रेडिट लेगा मिस्टर बी, सी, डी और ई। जब ये अपना रिटर्न भरेंगे तो दे विल टेक क्रेडिट और नॉट। जितना भी टैक्स पेबल आएगा उसमें से टीडीएस जितना डिडक्ट हो चुका है माइनस करोगे या नहीं करोगे, करेंगे ना ये लोग। चालान में, मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, चालान में क्या इंफॉर्मेशन गई, आई एम अगेन रिपीटिंग, सेक्शन गया, अमाउंट गया, एंड दैट्स इट। सर क्या दिक्कत है आपको, मुझे ये दिक्कत है बॉस, आप मैच कैसे करोगे, आप मैच कैसे करोगे, मिस्टर बी को क्रेडिट कैसे मिलेगा, मिस्टर बी की डिटेल कहां लिखी है आपने, इनकम टैक्स को क्या कहीं से ऊपर से आकाशवाणी होगी या वट एवर, वट इज गोइंग टू हैपन, कौन बताएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि ये 10,000 रुपए मिस्टर बी का है। और जब तक डिपार्टमेंट को ये नहीं पता चलेगा कि ये 10,000 रुपए मिस्टर बी का है, वो मिस्टर बी को जब रिटर्न भरेंगे तो मिस्टर बी को अलाउ कैसे करेंगे। वही बात हो गई दोस्त, मैंने B2B सेल करी किसी को, उसका जीएसटी नंबर ले लिया, डिटेल जब तक मैं भरूंगा नहीं जीएसटी नंबर के साथ, तब तक मिस्टर बी को क्रेडिट कैसे मिलेगा। यहां भी तो कहीं ना कहीं वही हो रहा है, मैं आपका टैक्स, आपका पैसा डिडक्ट कर रहा हूं आपसे, गवर्नमेंट को जमा करा रहा हूं, उसका क्रेडिट आप लेंगे। तो पता तो चलना चाहिए ना, और चालान में वो इंफॉर्मेशन जा नहीं रही है। तो क्या करना होगा,
सर इसी के लिए आए रिटर्न। आपको एक रिटर्न फाइल करना होगा। चालान एक बहुत ही सिंपल सा डॉक्यूमेंट है। इट इज लाइक मेकिंग अ पेमेंट। आप पेमेंट करते हो ऑनलाइन, दैट इज चालान। कुछ डिटेल्स जाती हैं, थोड़ी सी डिटेल्स, ये डिडक्टर की डिटेल्स जाती हैं, सेक्शन जाता है, अमाउंट जाता है, दैट्स इट। बात समझ? मिस्टर बी का क्या, डिडक्टिव की डिटेल्स तो बताइए। अच्छा, चालान तो कंसोलिडेटेड भी जाता है। आज एक सोचिए, आप सोच के देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने 100, 150, 500 एम्प्लॉयज भी होते हैं कई बार। तो क्या वो 500 चालान डिपॉजिट करते होंगे हर मंथ? कैन यू इमेजिन? स्टूपिड, वेरी स्टूपिड अगर ऐसा होता तो। इम्प्रैक्टिकल। सो व्हाट दे डू इज 192 सेक्शन का सिर्फ एक चालान जाता है हर महीने, उसमें पूरे डिपार्टमेंट की सैलरी चली जाती है। अगर 500 लोग हैं, उनको लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 500 लाख का चालान चला जाएगा सर, एक बस। कोई डिडक्टिव डिडक्टिव की डिटेल नहीं जाती। तो सर पता कैसे चलेगा फिर? सर उसके लिए रिटर्न 26Q और 24Q दो टाइप के फॉर्म होते हैं, उसमें आपका रिटर्न जाता है। रिटर्न में क्या होता है? रिटर्न में मिस्टर बी का नाम लिखेंगे आप, मिस्टर बी का पैन लिखेंगे आप, मिस्टर बी को कितना अमाउंट आपने पेमेंट करना था वो लिखेंगे आप, और कितना आपने उस पर टीडीएस डिडक्ट किया वो लिखेंगे आप, सेक्शन लिखेंगे आप। मतलब मान लीजिए आपने 192 में सैलरी में 100 एम्प्लॉयज का 10 लाख रुपए का टीडीएस जमा करा दिया चालान से। ये आपका चालान। अब देखना कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। अब आप रिटर्न भर रहे हैं, तो आप पता है रिटर्न में क्या कर रहे हैं? आप बेसिकली इस 10 लाख को की डिटेल्स दे रहे हैं। आप इस 10 लाख की डिटेल दे रहे हैं। ये ए का है, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ये ई का, ये एफ का। तो रिटर्न में एक बात ये भी बोल सकता हूं, अगर चालान 10 लाख का है तो मैं रिटर्न 11 लाख का नहीं भर सकता। रिटर्न इज व्हाट? रिटर्न इज नथिंग बट डिटेल्स ऑफ दिस 10 लाख रुपीज, कि ए का 1 लाख का टीडीएस डिडक्ट किया है मैंने, और ए का पैन डाल दिया। अब देखिए पैन डल चुका है ए का, यहाँ पर पैन नंबर आ चुका है ए का, आइडेंटिफिकेशन नंबर आ चुका है। अब जब ए अपना रिटर्न भरेंगे तो यहाँ पर उनके रिटर्न में ये 1 लाख रुपए रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिखने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करके ए को क्रेडिट मिल जाएगा। तो यहां आपने पूरा एक चालान डिपॉजिट कर दिया, रिटर्न में आपने पूरी डिटेल्स डाल दी, रिटर्न में आपने पूरी डिटेल्स फिल इन कि किस किस का है, कितना कितना है, क्या क्या सेक्शन है, वॉट एवर इज द अमाउंट, एवरीथिंग, ऑल द डिटेल्स यू मेंशन इन द रिटर्न। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नो वरीज, ऑल इज गुड। ठीक है सर, अब आ गई बात समझ में? तो सर और डेट्स याद करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही पहुंचे हैं आप। अब अपने काम की बात करते हैं आप लोग, है ना? तो अब जब चालान की डिटेल्स याद की, क्या याद कर लिया ऐसा तुमने? है हर चीज में रोते रहते हो। क्या है 7 इतना अच्छा नंबर है ऑफ द नेक्स्ट मंथ, बस इतना ही तो कराया, और क्या कराया आपको? उसमें भी रोना। और मार्च में थोड़ा टाइम ज्यादा दे दो, दिक्कत है आपको टाइम देने में ज्यादा, हद हो गई। आइए सर, सर चालान जाते हैं मंथली, क्या रिटर्न भी मंथली जाते हैं? नो, रिटर्न जाते हैं क्वार्टरली, रिटर्न जाते हैं क्वार्टरली। क्वार्टर आपको पता है कितने होते हैं एक साल में? 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। ईयर कहां से स्टार्ट होता है? अप्रैल, मई, जून इज 1 क्वार्टर, इसे हम Q1 बोलते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर इज 1 क्वार्टर, Q2। October, November and December is Q3. Jan, Feb and March finally is Q4. तो क्वार्टरली रिटर्न जाएंगे, मंथली नहीं जाएंगे। ठीक है, अप्रैल, मई और जून तीनों की डिटेल Q1 का जो रिटर्न होगा उसमें जाएंगे। कितना टाइम देते हैं सर? 1 मंथ।
ठीक है, क्वार्टर 1 में, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4, 1 मंथ का टाइम दिया। अच्छा, ये क्वार्टर एंड कहाँ पे हो रहा है ये भी बता देता हूँ। अप्रैल मई जून, जून में एंड हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर में एंड हो रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एंड हो रहा है, और जन फेब मार्च में एंड हो रहा है। तो जून में एंड हो रहा है, दे हैव गिवन यू 30 डेज टाइम, अगले महीने की लास्ट डेट पर डिपॉजिट करना है, अगले महीने की लास्ट डेट पर, लास्ट डेट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, 31 जुलाई, 30 अक्टूबर, 31 जनवरी। अब सर आ गया लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, लास्ट मंथ या लास्ट क्वार्टर, एक्चुअली लास्ट क्वार्टर एंडिंग मार्च, क्वार्टर एंडिंग मार्च। तो इसकी लास्ट डेट क्या होगी चालान डिपॉजिट करने की, वो सॉरी रिटर्न फाइल करने की। वैसे तो अगर इस लॉजिक से जाएं तो 30 अप्रैल होनी चाहिए, लेकिन दोस्त याद करो 30 अप्रैल तो चालान की लास्ट डेट है, तो चालान ही जब तक डिपॉजिट नहीं हुआ तो रिटर्न कैसे डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर चालान में भी उनके साथ इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था लास्ट वाले को। लास्ट वाले को क्या करा था, 7 डेज का नॉर्मल टाइम था, इसे 30 डेज का टाइम दे दिया था। तो यहाँ 30 डेज का नॉर्मल टाइम है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, 2 महीने दे दिए इसे, 2 महीने दे दिए। यहाँ अप्रैल की जगह मैं मई कर देता हूँ और 31 कर देता हूँ। अप्रैल की जगह मई कर दिया और 31 मई कर दिया। तो यहाँ पे 1 मंथ, 1 मंथ, 1 मंथ एंड यर 2 मंथ्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलिए, यही चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ दिया हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट यही है। आइए, चालान डिपोजिशन अप्रैल टू फरवरी 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, मार्च में क्या होगा 30 अप्रैल। कितना इजी बना दिया आपके लिए, देखिए। आइए, रिटर्न फाइलिंग क्वार्टर एंडिंग, क्वार्टर एंडिंग जून, क्वार्टर एंडिंग सितंबर, मतलब ये आपका Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये Q3 हो गया, ये Q4 हो गया। जून जुलाई में अगले महीने की लास्ट तारीख, यहाँ अगले महीने की, यहाँ अगले महीने की, यहाँ 2 मंथ्स की। ये सॉरी 31 है, मैंने 30 लिख दिया था, 31 है ये सारा, ठीक है ना, तीनों चारों में 31। कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक सो, अब तो नहीं आनी चाहिए। आइए सर, आइए। अब किसी ने ये तो पूछा नहीं सर अगर हमने नहीं किया डिपॉजिट तो क्या, हमें नहीं करना, हमारी मर्जी है जी। आपकी मर्जी चलेगी, बिल्कुल चलेगी सर। नहीं करना हमें डिपॉजिट, नहीं करना मतलब नहीं करना। तो भैया ऐसा है, 2 टाइप के इंटरेस्ट लगेंगे सर, ठीक है, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा सर। एक पेमेंट किया 15 जून को 2019 में, आपने पेमेंट किया एक किसी को, इसका टीडीएस आपको, जब आपने 15 जून को पेमेंट किया तो टीडीएस कब डिडक्ट करना था, 15 जून को ही करना था। और इसकी ड्यू डेट ऑफ चालान, अच्छा गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करने की अलग पेनल्टी है, चालान लेट करने की अलग पेनल्टी है। ड्यू डेट ऑफ चालान क्या है, 7 जुलाई 2019, मतलब 7 जुलाई 2019 तक गवर्नमेंट के पास ये फंड पहुंच जाना चाहिए, इस साल गवर्नमेंट के पास ये फंड पहुंच जाना चाहिए। ठीक है सर। तो अब इन बॉस ने, इन महाशय ने टैक्स डिडक्ट किया
लेट, इन्होंने ना टैक्स डिडक्ट किया ना डिपॉजिट किया। तो मान लेते हैं इन्होंने डिडक्ट कब किया, डिडक्ट किया इन्होंने सितंबर में जाके डिडक्ट किया, 15 सितंबर को डिडक्ट किया। और इन्होंने पे कब किया, अब आप बोलेंगे सर 15 को डिडक्ट किया है तो 7 अक्टूबर तक पे करना चाहिए। कैसी बातें कर रहे हो सर, कैसी बातें कर रहे हो, ये यहां पर डिडक्ट हो जाना चाहिए था। इसकी ड्यू डेट डिपॉजिशन की ये थी। अगर 15 को आपने इतना लेट हो गए डिडक्ट करने में, उसी दिन जमा करा दो भाई साहब, उसी दिन जमा करा दो, वेट मत करो। क्या चालान 7 तारीख से पहले जमा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जब आप चाहो तब हो सकता है। देर नहीं करनी, जल्दी तो कर सकते हो ना। तो ये मत सोचिएगा कि 15 सितंबर को अगर उन्होंने डिडक्ट किया है तो उनके पास अभी टाइम है, वो 7 अक्टूबर तक। ये नॉर्मल नॉर्मल डिडक्शन नहीं है, दिस इज डिलेड। ये 15 जून को डिडक्ट कर लेना चाहिए था, आपने नहीं किया। अब क्या होगा, अब ये होगा बॉस कि इस पे लगेगा इंटरेस्ट। अच्छा, पे भी इनको 15 सितंबर को कर देना चाहिए था, जल्दी से जल्दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पे किया 15 अक्टूबर को, ऐसे ही मतलब मर्जी थी इनकी, 15 अक्टूबर को पे किया इन्होंने गवर्नमेंट को, मतलब चालान डिपॉजिट किया। हो सकता है ना, हो सकता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, इन पर इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा इन पर, और दो टाइप के इंटरेस्ट लगेंगे। एक तो आपने डिडक्ट करने में कितना लेट किया उस पर इंटरेस्ट लगेगा, एक आपने गवर्नमेंट को पे करने में कितना लेट किया उस पर इंटरेस्ट लगेगा। दोनों पे लगेगा, दो टाइप के इंटरेस्ट। यस, डिडक्शन लेट किया उस पे 1%, पेमेंट लेट किया 1.5%। आइए जरा क्लॉज पढ़ते हैं और फिर इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना डिडक्शन, वो सॉरी कितना इंटरेस्ट लगेगा। अ पर्सन डीम टू बी असेसी इन डिफॉल्ट, आप असेसी इन डिफॉल्ट मान लिए जाते हो। आपने कुछ डिफॉल्ट किया ना, आपको डिडक्ट कर लेना चाहिए था, आपने डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट करके पेमेंट नहीं किया। अंडर सेक्शन 201 फॉर फेलियर टू डिडक्ट टीडीएस और टू पे द टैक्स आफ्टर डिडक्शन। देखिए दो टाइप के डिफॉल्ट हो गए यहाँ पे। एक तो आपका फेलियर टू डिडक्ट, आपने डिडक्ट करने में डिडक्ट ही नहीं किया। दूसरा हो गया, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है दोनों इंटरेस्ट आप पर लगे। हो सकता है ये पर्सन, हो सकता है, ध्यान से देखिएगा, ये पर्सन को 15 जून तक डिडक्ट कर लेना चाहिए था और 7 जुलाई तक पे कर देना चाहिए था। ठीक है, इसने डिडक्ट तो 15 जून को कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट को इसने 7 जुलाई को पेमेंट नहीं किया, ये अपने पास रखे बैठे रहे, तब इनके पास ये वाला इंटरेस्ट लगेगा सर। समझ रहे हो? आइए, तो एक हो गया डिडक्ट ही नहीं किया, एक हो गया डिडक्ट कर लिया फिर पेमेंट नहीं किया, एक हो गया ना डिडक्ट किया ना पे किया। तो एनी ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस कैन हैपन। ऐसा नहीं होगा कि डिडक्ट किया नहीं लेकिन पे कर दिया, ठीक है, वो फिर डिडक्ट ही माना जाता है। फिर वो आदमी ये नहीं बोलता नहीं मैंने डिडक्ट नहीं किया, क्योंकि उसको ऐसे बोलने पे कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो वो यही मान लिया जाता है कि आपने डिडक्ट भी कर लिया और पे भी कर दिया। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 1% से फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसी टेबल पे आ जाते हैं। लेट डिडक्शन अगर आपने किया तो जो ड्यू डेट थी डिडक्शन की, एक्चुअल डिडक्शन तक 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आइए, ड्यू डेट क्या थी डिडक्शन की? ड्यू डेट 7 जुलाई नहीं थी दोस्त, जिस दिन डिडक्ट होना था 15 जून इज द ड्यू डेट। आपका ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है लेट डिडक्शन का, ये कहां कहां से कहां तक लगेगा? 15 जून से, 15 जून से लेके सर 15 सितंबर तक लगेगा, क्योंकि आपने 15 सितंबर को डिडक्ट किया। कितने मंथ्स हो गए दोस्त? आप कहेंगे जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स हो गए। आप बोलेंगे 3 मंथ्स हो गए सर, एग्जैक्ट 3 मंथ्स हो गए। मैं बोल रहा हूं सर 4 मंथ्स हो गए। क्यों? पार्ट ऑफ द मंथ विल बी कंसिडर्ड अ मंथ। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ्स इंटू 1%, मतलब जो भी अमाउंट है, कितने का अमाउंट है, मान लेते हैं 10 लाख का अमाउंट है, तो 10 लाख पर इंटू 4 इंटू 1%। सिंपल, कोई टेंशन नहीं लेने का। क्या? चलिए,
अगर सर लेट पेमेंट किया तो क्या करेंगे सर? आइए उसकी भी कहानी देख लेते हैं, डेटा हमारे सामने है। आइए आइए आइए। एंड सॉरी, and simple interest at the rate of 1.5% for every month or part of the month from the date on which tax was deducted to the date on which such tax is actually paid. तो जिस डेट से आपने डिडक्ट किया और जिस डेट को आपने पे किया उस तक का लगेगा। तो आपने डिडक्ट कब किया? 15 सितंबर को डिडक्ट किया। पे कब किया? 15 अक्टूबर को पे किया। तो यहां पर देखिए लेट पेमेंट कहां से कहां तक लगेगा? 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर। आप अब फिर बोलेंगे कि सर कितने मंथ्स का लगा दूं? आप बोलेंगे एक मंथ्स का। नहीं सर, हम अब तो हम सीख गए हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा 2 मंथ्स का। कितना हो जाएगा? 10 लाख इंटू 2 मंथ्स इंटू 1.5%। ये सर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको। सिंपल से देख लीजिए इस एग्जांपल को। अब भाई साहब एक अब आप देखिएगा, बात सुनिएगा। अगर ये इसी मंथ में पे कर देते तो इनका इंटरेस्ट बच जाता। अगर ये इसी मंथ में पे कर, जैसे ही आया वैसे ही आप पे कर दो। मतलब अगर कब बचता पता है इंटरेस्ट? कब बचता? अगर 15 सितंबर को आपने डिडक्ट किया और 15 सितंबर को ही आप पेमेंट कर रहे हैं, तब आपका जीरो इंटरेस्ट। 15 सितंबर को, ध्यान से सुनेंगे बहुत, डिडक्ट किया, पे कब कर रहे हैं? 16 सितंबर को, पूरे एक महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। पार्ट ऑफ द मंथ और मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ को भी मंथ माना है। और इन्होंने क्या किया? 15 सितंबर को तो डिडक्ट किया और 15 अक्टूबर को पे किया। यहां पर लग गया 2 मंथ्स। ये बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज का। मैं जो ये लिखा हुआ है इसको ध्यान से देख लीजिए। एक दिन भी आपने पे करने में लेट किया तो पूरे महीने का इंटरेस्ट लग जाता है सर। 1.5% देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा लेट पेमेंट का जब से आपने डिडक्ट किया और जब आपने पे किया। मतलब वो कह रहे हैं सर एक भी दिन अपने पास मत रखो पैसा। अगर इंटरेस्ट की बात है ना, तो जैसे ही डिडक्ट किया उसी टाइम पे कर दो, हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं लेट पेमेंट का। अगर आप एक्चुअल में लेट पेमेंट नहीं करोगे ना तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आपने डिडक्ट भी कर लिया, अपने पास भी रखे हुए हो, फिर आप हमको दे रहे हो, दैट्स नॉट, दिस इज नॉट डन यार। ठीक है ना? ठीक है, अभी हम एडवांस टैक्स स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एडवांस टैक्स में काफ़ी कुछ पढ़ना है, वैसे ज़्यादा नहीं है एडवांस टैक्स भी। और फिर टीसीएस है,
ज़्यादा नहीं है एडवांस टैक्स में, बस बेसिक चीज़ें आपको बतानी है, कब कब एडवांस टैक्स डिडक्ट होगा, कैसे होगा. लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes एंड देन वील स्टार्ट. ओके, so guys, we are going to start with एडवांस टैक्स नाउ. एडवांस टैक्स की हमने बात कर चुके हैं पहले, मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि जैसे कुछ केसेस हैं जहां पर टीडीएस डिडक्ट हो जाता है बहुत मेजरली, लेकिन जब बिजनेसमैन की बात करें तो क्या बिजनेसमैन के केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होता? पहले लेट अस टॉक अबाउट दैट. क्या पीजीबीपी अगर कोई इनकम अर्न कर रहा है तो उस केस में क्या टीडीएस डिडक्ट होता है या नहीं होता? तो इस केस में मैं आपको दो सेक्शन बताऊंगा जो हमने पढ़े थे, 194C, 194J. अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कह रहा सारे बिजनेस कवर हो जाएंगे, बट हाँ मोस्टली बिजनेसेस में कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो जाते हैं, उनका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है. अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपका टीडीएस 194J में डिडक्ट हो जाएगा. तो ऐसा नहीं है अगर पीजीबीपी में कोई इनकम अर्न कर रहा है तो उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता, उसका भी टीडीएस डिडक्ट होता है. तो फिर एडवांस टैक्स की जरूरत क्यों थी? दो रीजन. पहली बात तो इसमें हर कोई कवर नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट्स में, ठीक है. जैसे अगर कोई B2C बिजनेस में है तो वो इसमें कवर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि B2C में हर किसी के केस में लिमिट क्रॉस नहीं होती. दूसरी बात, हर वो इंडिविजुअल जो परचेज कर रहा है कुछ, वो ऑडिट के लिए लायबल नहीं होता. जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, अगर मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, कोई इंडिविजुअल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई छोटा कस्टमर है, तो वो ऑडिट के लिए लायबल नहीं होगा, तो वो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा. दूसरी बात, दूसरा रीजन, कितना रेट है सर यहाँ पर? अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उसके लिए 1%, और अगर अदर्स हैं तो उसके लिए 2%. रेट भी तो देखिए कितना कम है. अगर आपने किसी से, मैं तो कह रहा हूं आपने 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट करा किसी से और 10 लाख का पेमेंट आपको मिल गया, तो 10 लाख पे सर टैक्स कितना बनता है? 1,12,500. और 10 लाख पे आपका टीडीएस कितना डिडक्ट हुआ एक बार सोच के देखिए. 10 लाख पे 1% निकाल लीजिए आप, 10,000 आएगा सर. टैक्स का अमाउंट बन रहा है 1,12,500 और आपका टीडीएस का अमाउंट बन रहा है only and only 10,000 rupees. You see the huge difference. तो अगर इस बिजनेसमैन का 194C में किसी ने टीडीएस डिडक्ट कर भी लिया है तो उस केस में भी टीडीएस कितना कम डिडक्ट हुआ है कंपेयर टू द टैक्स, क्योंकि रेट बहुत कम है. इसीलिए हम एडवांस टैक्स को लेकर आए. एडवांस टैक्स के केस में क्या है, आपको एडवांस बेसिस पर अपना टैक्स असेस करके डिपॉजिट कराना होता है. अब आप बोलेंगे सर हम एडवांस में अपना टर्नओवर या हमारी इनकम कैसे असेस कर सकते हैं? सर आप बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, आप बिजनेस चला रहे हैं. क्या लास्ट ईयर आपने बिजनेस किया था? यस. क्या लास्ट ईयर आपने बिजनेस किया था? यस. आपका टर्नओवर कितना था? 2 CR. इनकम कितनी थी? 30 लाख. 30 लाख पे टैक्स भरा था आपने? यस. तो इस साल भी तो इतनी ही होगी, ऑलमोस्ट इतनी ही तो होगी. आप 10% ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा? आप ये तो नहीं कहेंगे कि 2 करोड़ से सीधे 4 करोड़ पे मेरा टर्नओवर पहुंच जाएगा. दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, दिस डज नॉट हैपन इन रियल लाइफ. और दूसरी बात, जब भी हम एडवांस टैक्स के प्रोविजंस देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि इतना भी हार्ड नहीं है आप अपनी इनकम असेस करना. अपनी इनकम असेस करना इतना भी हार्ड नहीं है. तो आइए, मैंने आपको रीजन बता दिया व्हाई डिड एडवांस टैक्स कम इनटू बीइंग. एडवांस टैक्स लेकर ही क्यों आए, ये मैंने आपको रीजन बता दिया. अब हम देखते हैं एडवांस टैक्स के केस में रूल्स क्या क्या बोलते हैं, ठीक है. चलिए, सबसे पहले एडवांस टैक्स लायबिलिटी टू फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. लायबिलिटी अराइज कब होती है, किसे पे करना है एडवांस टैक्स, ये देखते हैं सबसे पहले, ठीक है. टैक्स शैल बी पेबल इन एडवांस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर in accordance with the provision of section 208 to 219. मतलब 207, ये जो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं, दिस इज 207 सेक्शन. 207 ये बोल रहा है एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 208 टू 2019, ठीक है.
The total income of the assessee which would be chargeable to tax in the assessment year immediately following the financial year. किसका टैक्स देना है सर? अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है 18-19, इस प्रीवियस ईयर का टैक्स आप असेसमेंट ईयर 19-20 में डिपॉजिट कराएंगे। तो इस साल का टैक्स आप इसी साल में डिपॉजिट करा देंगे अंडर एडवांस टैक्स। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर जाके वील हैव टू अगेन रीडिपॉजिट द टैक्स, वही टैक्स दोबारा डिपॉजिट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट जो टीडीएस में होता है वही यहाँ पर लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक पर्सन है जिसका टीडीएस भी डिडक्ट हुआ है और वो एडवांस टैक्स के परव्यू में भी आ रहा था, तो उसने एडवांस टैक्स भी डिपॉजिट किया है। टीडीएस उनका डिडक्ट हुआ है 10,000 रुपीज और एडवांस टैक्स पूरे साल में मिलाकर उन्होंने 1 लाख रुपीज का डिपॉजिट किया है। एट द एंड ऑफ द ईयर जब वो अपना रिटर्न भरते हैं नेक्स्ट ईयर में, असेसमेंट ईयर में जब वो अपना रिटर्न भर रहे हैं, तब उन्होंने देखा कि मेरा टैक्स का अमाउंट कितना आ रहा है, मेरा टैक्स का अमाउंट आ रहा है 2 लाख रुपीज। जब फाइनल असेसमेंट ऑडिट वगैरह जो भी था वो करा लिया, या नहीं भी था ऑडिट तो भी आपने असेसमेंट किया अपना सेल्फ असेसमेंट और आपने देखा कि 2 लाख रुपीज का मेरा टैक्स का अमाउंट आ रहा है। इस टैक्स के अमाउंट में से आपका टीडीएस ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, वो माइनस होगा, 10,000 माइनस हो जाएगा। आपका एडवांस टैक्स जितना डिपॉजिट हो गया है वो माइनस हो जाएगा। आपने जो एडवांस टैक्स डिपॉजिट किया दैट विल आल्सो बी डिडक्टेड। ये दोनों माइनस करने के बाद फाइनल आपके पास अमाउंट आएगा टैक्स पेबल। 90,000 रुपीज का फाइनली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, दैट इज ओके। ये मैंने आपको बस एग्जांपल देके समझाया है कि ये मत समझिएगा कि ये टैक्स डिडक्ट अभी हमने पे कर दिया तो इसका बाद में बेनिफिट नहीं मिलेगा। मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। दिस इज जस्ट अ टैक्स व्हिच वाज पेड इन एडवांस, दिस वाज अ टैक्स व्हिच वाज डिडक्टेड इन एडवांस बाय समबडी एल्स। और उसने चालान डिपॉजिट किया, गवर्नमेंट के पास पैसा पहुंच गया, उसने रिटर्न फाइल किया तो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंच गई कि सर ये टीडीएस डिडक्ट, ये इस पर्सन का टीडीएस है, मिस्टर ए का टीडीएस है। कोई प्रॉब्लम इसमें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आ जाते हैं वापस आ। Under section 208, obligation to pay advance tax arises in every case where the advance tax payable is 10,000 or more. तो मतलब हमने यहाँ पर ये देख लिया कि अगर आपका एडवांस टैक्स का पेमेंट 10,000 रुपए से ज्यादा का है, तभी 10,000 या उससे ज्यादा का, तभी आपको एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना है। अगर आपकी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी 9,000 आ रही है, यू डू नॉट नीड टू डिपॉजिट इट। आपको डिपॉजिट ही नहीं करना। लाइबिलिटी आ रही है बट आपको डिपॉजिट नहीं करना। सो एक मिनिमम अमाउंट लगा दिया यहाँ पर, 10,000 का अमाउंट यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं? इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन हु हैव पैसिव इनकम ऑफ इनकम लाइक इंटरेस्ट, रेंट एक्सेट्रा। देखिए, रिटायरमेंट जब हो जाता है, सीनियर सिटीजन जब हो जाते हैं, तब ज्यादातर लोगों के बिजनेसेस वगैरह नहीं चलते, वो अपनी पेंशन पर स्पेंड कर रहे होते हैं, पेंशन मिल रही होती है, या फिर उन्होंने अपना पूरा पैसा एक्यूमुलेट करके एक एफडी करा दी होती है, एफडी से उनको इंटरेस्ट आता रहता है और काम चलता रहता है। ठीक है, ऐसे ही रेंट मिलता रहता है, या फिर उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली और प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है, इस टाइप की पैसिव इनकम वो जनरेट कर लेते हैं। द रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स कॉजेज जेन्युइन कंप्लायंस हार्डशिप। अच्छा, एडवांस टैक्स जमा कराना कुछ इजी बात नहीं है, क्योंकि जैसे टीडीएस में भी देखा तो टीडीएस प्रोविजन तो सबके लिए लगा देते। it would have become very easy and convenient for the government। जो भी पेमेंट कर रहा है उससे बोल देते हैं आप टीडीएस डिडक्ट कर लो, रिटर्न भर दो, आप टीडीएस डिडक्ट करो, रिटर्न भरो। बट आई टोल्ड यू 12 महीने एवरी मंथ यू हैव टू डिपॉजिट चालान। अगर टीडीएस आपने डिडक्ट किया, आपको नेक्स्ट मंथ उसका चालान डिपॉजिट करना है, फिर क्वार्टरली आपको रिटर्न फाइलिंग करना है। ऐसे ही एडवांस टैक्स में आपको अपना असेसमेंट करके क्वार्टरली बेसिस पे आपको देखना पड़ेगा मेरी कितनी इनकम जनरेट हो रही है। जितनी इनकम जनरेट होगी उस पर उसका प्रोपोर्शनेट टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये बहुत मेहनत, ऐसे मतलब सिंपल काम नहीं है। इट विल टेक अ लॉट ऑफ एक्सरसाइज। Therefore, in order to reduce the burden, compliance burden on senior citizen के लिए ये exemption लेकर आए हैं। वो क्या है कि वो exempt होंगे पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स से रेजिडेंट इंडिविजुअल नॉट हैविंग एनी पीजीबीपी इनकम। अगर किसी सीनियर सिटीजन की पीजीबीपी इनकम नहीं है तो उन्हें एडवांस टैक्स फॉलो नहीं करना। अगर किसी पर्सन
मतलब दोनों कंडीशन आ जाएगी, ना तो पीजीबीपी की इनकम है और एज क्या है 60 ईयर्स से ज्यादा है, तो उन्हें एडवांस टैक्स डिपॉजिट नहीं करना। वो नेक्स्ट ईयर जब असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल करेंगे तब अपना टैक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है। अब कॉम्प्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स कैसे होगा ये सारा लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है एज सच इम्पोर्टेंट, बस प्रोसीजरल है, आपको बस एक बार जस्ट गो थ्रू इट, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दिस, इंस्टॉलमेंट आप रीड कर लीजिएगा, अगर आपको उस ऊपर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। दिस इज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इनफ टू फॉर अस टू डिवोट सम टाइम राइट नाउ। ठीक है। इंस्टॉलमेंट्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट्स, आप कैसे कैसे एडवांस टैक्स डिपॉजिट करना है और क्या ड्यू डेट्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर अच्छे से बात करेंगे। आइए, मैंने आपको बोला क्वार्टरली है, पहले सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन फर्स्ट, आई वांट योर फुल अटेंशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं समझोगे कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, प्लीज। कॉमन एडवांस टैक्स पेमेंट शेड्यूल फॉर बोथ कॉर्पोरेट्स एंड नॉन कॉर्पोरेट्स, तो ये कंपनी के लिए और नॉन कंपनी के लिए भी है, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए भी अप्लाई होता है सर। ठीक है। अदर देन लिख दिया, अदर देन असेसी computing profit on presumptive basis under 44 AD and 44 ADA, मतलब ये जो हमने presumptive income की थी सर बिजनेस की और प्रोफेशन की, इन दोनों केस में ये एडवांस टैक्स के रूल्स नहीं लगेंगे, ये वाले ड्यू डेट्स नहीं लगेंगी। क्या इन लोगों को, प्रिजम्पटिव इनकम वालों को, प्रिजम्पटिव इनकम याद आया या नहीं आया? प्रिजम्पटिव इनकम 1 करोड़, सॉरी बिजनेस के केस में 2 करोड़ की लिमिट है। अगर आपका टर्नओवर 2 CR से कम है तो आप 8%, या फिर अगर बिजनेस बैंकिंग मोड से पूरा पैसा आप रिसीव कर रहे हैं तो 6% टैक्स जमा करिए, आपको कुछ ऑडिट नहीं कराना, कुछ भी कराने की जरूरत नहीं। इन केस ऑफ प्रोफेशनल्स, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है तो आप 50% इनकम मान लीजिए, यहाँ भी ये 8% और 6% इज योर इनकम, और फिर अकॉर्डिंगली इस इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करके डिपॉजिट कर दीजिए, आपको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो दिस इज प्रिजम्पटिव इनकम, आप इससे कम नहीं कर सकते इनकम को, इससे ज्यादा दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। तो उन लोगों पर ये ड्यू डेट नहीं लगेगी। क्या इनके ऊपर एडवांस टैक्स अप्लाई नहीं होता? ऐसा तो हमने सर ऊपर कुछ पढ़ा नहीं, सेक्शन 207 था, 207 में हमने इस टाइप की तो कोई बात नहीं पढ़ी। सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्पशन किसे मिली है एडवांस टैक्स से? सीनियर सिटीजन को, सीनियर सिटीजन को जो कि पीजीबीपी का बिजनेस नहीं कर रहा, उसे एग्जेम्पशन मिली। तो इसका मतलब यह है कि इन पर भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी तो आएगी, लेकिन दीज आर नॉट द ड्यू डेट्स फॉर देम, इनके लिए कुछ और ड्यू डेट होगी, इतना हमने अभी इंटरप्रेट कर लिया। ठीक है, तो उसके अलावा जिन पर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आएगी उनके लिए हम ड्यू डेट्स देखें। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है, तो आइए देखते हैं क्वार्टरली बेसिस। सर फर्स्ट क्वार्टर आपका कहां से स्टार्ट होता है? अप्रैल टू जून। ठीक है, अप्रैल टू जून आपका पहला क्वार्टर होता है। अगर मैं मैथमेटिकली बात कर रहा हूं, ये हमारा पूरा ईयर है, सॉरी, अ क्वार्टर इज व्हाट, 25% ऑफ एनीथिंग। ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वार्टर में एक तरह से आपने, एक तरह से 25% ऑफ द इनकम अर्न कर ली होगी अपने पूरे साल की। आई एम नॉट सेइंग कि पक्का कर ही ली होगी, कुछ बिजनेसेस सीजनल होते हैं तो वो पहले ही क्वार्टर में या फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में अपने पूरे साल का मेजोरिटी इनकम अर्न कर लेते हैं, कुछ सेकेंड हाफ में करते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस थ्रू आउट द ईयर चलते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट आपने 25% ऑफ इनकम अर्न कर ली होगी। ठीक, सेकेंड क्वार्टर की बात करूंगा, सेकेंड क्वार्टर जब खत्म हो जाएगा, मतलब हाफ ईयर खत्म हो चुका है, तब आपने अपनी 50% ऑफ द इनकम अर्न कर ली होगी सर। ऐसे ही क्वार्टर 25%,
50%, 75% एंड Q4 के एंड होते होते आपने 100% इनकम अर्न कर ली होगी। जितनी इनकम अर्न कर ली है उतना ही टैक्स भी आपका ड्यू हो गया होगा, ठीक है ना। जितनी इनकम अर्न कर ली है उतना टैक्स भी ड्यू हो गया होगा। जैसे कि मैं आपसे अगर यहाँ पे I'll take some figures and then we'll talk about it. मान लीजिए आप पूरे ईयर में 10 लाख रुपीस की इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है। इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, टर्नओवर की बात नहीं कर रहा। टर्नओवर से क्या, तो यहाँ तक आते आते 2.5 लाख आपने अर्न कर लिए होंगे, यहाँ पे आते आते आपने 5 लाख की इनकम अर्न कर ली होगी, यहाँ पर आपने 7.5 लाख और यहाँ पर आते आते पूरे 10 लाख आपके कंप्लीट हो गए होंगे। तो ये तो इनकम है। इस पे करस्पॉन्डिंग टैक्स अगर देखें तो टोटल टैक्स इस पर आपका 10 लाख पर कितना बनेगा, 1,12,500। इसे भी डिवाइड बाय 4 कर दीजिए तो अप्रोक्सीमेटली 26,000 टैक्स डिपॉजिट करेंगे। मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि 25% ऑफ इनकम अर्न करी होगी तो 25% टैक्स की लाइबिलिटी भी आपकी बन गई है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, ठीक। तो आइए अप्रैल से जून के क्वार्टर के लिए ये कह रहे हैं ड्यू डेट क्या है, बहुत ध्यान से देखेंगे। ड्यू डेट क्या है, ऑन और बिफोर 15th जून। मतलब जो लास्ट मंथ है क्वार्टर का उसकी 15th, मतलब क्वार्टर खत्म भी नहीं होने दिया इन्होंने ऐसा नहीं किया कि अप्रैल में जून है तो 15th जुलाई तक करा देना, नहीं, 15th जून डेट रखी गई है सर। अगर नेक्स्ट क्वार्टर की बात करें तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो क्वार्टर खत्म नहीं होने दिया और उन्होंने बोला कि 15 सितंबर को ही आप टैक्स जमा करा दीजिए, एडवांस टैक्स क्वार्टरली बेसिस पे जमा हो रहा है ना। ऐसे ही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो जो क्वार्टर का लास्ट मंथ था उसकी 15 दिसंबर, तो डेट्स याद करना इजी है। ऐसे ही जनवरी, फरवरी और मार्च, तो लास्ट मंथ की 15 मार्च हो गई सर। तो किसी भी क्वार्टर के लास्ट मंथ की 15th डेट इज द ड्यू डेट फॉर इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। बात खत्म सर, सिंपल। इसमें इन्होंने ऐसा भी नहीं किया इसमें लास्ट है तो इसमें ज्यादा कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ठीक है ना सर। तो दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल। द लास्ट मंथ ऑफ एवरी क्वार्टर्स, हर क्वार्टर का लास्ट मंथ जो है उसकी 15th डेट इज द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, राइट। अब सर ड्यू डेट तो ठीक है, टैक्स कितना डिपॉजिट कराना है ये बताइए। ड्यू डेट आपको समझ आ गई, बट हाउ मच टैक्स डू वी हैव टू डिपॉजिट, आइए देखते हैं सर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर देना है और आपको बताना है कि भाई पहले क्वार्टर के एंड पर मैंने कितना बोला था, कितना आप अर्न कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली अपने पूरे साल की इनकम का, 25% बोला था। वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं नॉट लेस देन 15% ऑफ एडवांस टैक्स लायबिलिटी। पहले उन्होंने बोला कि आप पूरे साल का टैक्स कैलकुलेट कीजिए, पूरे फाइनेंशियल ईयर का टैक्स कैलकुलेट कीजिए। मान लेते हैं 10 लाख आएगा, मान लेते हैं टैक्स का अमाउंट 10 लाख है, वो कह रहे हैं 15% जमा करा दीजिए। मतलब वो कह रहे हैं 1.5 लाख डिपॉजिट करा दीजिए सर, उससे कम मत कराइएगा, ज्यादा कराना चाहते हैं करा दीजिए। 15% ऑफ योर टोटल टैक्स, एडवांस टैक्स लायबिलिटी मतलब पूरा टैक्स एडवांस में जमा कराना है, उसका 15% डिपॉजिट करा दीजिए, तो 1.5 लाख डिपॉजिट करा दीजिए। सितंबर तक आते आते आपने कितनी इनकम अर्न कर ली होगी सर, 50%, क्योंकि ईयर हाफ में आ गया ना, हाफ ईयर कंप्लीट हो गया। कह रहे हैं 45% डिपॉजिट करा दीजिए, 45% तक। अब सर 45% कितना होता है,
इंटू 45% अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4.5 लाख। 4.5 लाख डिपॉजिट करा दें? 4.5 लाख डिपॉजिट करा दें? नहीं। क्यों नहीं? अरे टोटल का 45% बोला है, 15% तो ऑलरेडी करा चुके हो ना बॉस। 15% तो ऑलरेडी करा चुके हो। अगर अभी 4.5 लाख डिपॉजिट करा दोगे तो आपने साल के हाफ तक 6 लाख रुपीस डिपॉजिट करा दिए। 10 लाख में से 6 लाख डिपॉजिट करा दिए, मतलब 60% टैक्स डिपॉजिट करा दिया। हाफ ईयर निकला है, 50% ईयर निकला है और 60% टैक्स डिपॉजिट करा दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है ध्यान से, नॉट लेस देन 45% ऑफ एडवांस टैक्स लाइबिलिटी। इसका तो 45% 4.5 लाख ही होगा, लेकिन मैं तो बोल रहा हूं नहीं, आप कितना डिपॉजिट कराओगे? 4.5 नहीं डिपॉजिट कराओगे, आप डिपॉजिट कराएंगे सिर्फ 3 लाख रुपए। क्यों बोला ऐसा मैंने? पढ़ेते हैं, आगे पढ़ते हैं। as reduced by amount if any paid in the earlier installment। उसको रिड्यूस कर दीजिए जितना अमाउंट आप पहले इंस्टॉलमेंट में पे कर चुके हैं। इस बार 45% तक डिपॉजिट कराना है। 45% कितना होता है? 4.5 लाख। लेकिन हम ऑलरेडी 1.5 लाख डिपॉजिट करा चुके हैं, तो हम दोबारा से थोड़े ना 1.5 लाख दोबारा से करा देंगे। तो हमें इस बार सिर्फ 3 लाख डिपॉजिट कराने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, एकदम कॉन्सेप्ट सही है। वो कह रहा है अपना जो टोटल टैक्स है ना, उसका 45% तक जमा करा दो। तो 1.5 तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, 15% करा चुका हूँ, तो अब तो मुझे 30% ही कराना है ना। समझ में आया? अगला देखिए, नॉट लेस देन, अच्छा अब कौन सा है? थर्ड क्वार्टर चल रहा है, मतलब 75% ऑफ द ईयर हैज बिन पास्ड, ऑलमोस्ट 50%, 25%। 25 पे उन्होंने बोला सिर्फ 15 करा दो। 50% निकल गया तब उन्होंने कहा 45 करा दो। 75% निकल गया, कह रहे 75 करा दो। 75 करा दो, ठीक है सर, करा दो। तो आप चले गए 7.5 लाख डिपॉजिट करने। मैंने कहा नहीं रुको, 7.5 डिपॉजिट नहीं करने। माइनस एज रिड्यूस्ड बाय अमाउंट और अमाउंट्स पेड इन अर्लियर इंस्टॉलमेंट्स। अरे सर 1.5 लाख पहले ही करा चुके हो, 3 लाख पहले ही करा चुके हो, 4.5 पहले ही करा चुके हो। इस बार कितना कराएं? 3 लाख कराना है बस। बात समझ में आ गई? लेकिन क्यूमुलेटिव बेसिस पे अगर देखेंगे तो आप एकदम सही चल रहे हो सर। क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखें, आज तक की डेट में इस क्वार्टर के एंड पर कितना टैक्स डिपॉजिट करा दिया था? 1.5 लाख। क्या टोटल लाइबिलिटी का 15% है वो? आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वार्टर के एंड पर कितना टैक्स डिपॉजिट करा दिया था? सर 1.5 यहाँ कराया, 3 यहाँ कराया, 4.5 लाख। टोटल लाइबिलिटी कितनी है? 10 लाख रुपीस। 10 लाख रुपीस का 45% तक जमा हो जाना चाहिए था। 10 लाख का 45% कितना होता है? 4.5 लाख। हम 4.5 जमा करा चुके हैं। नेक्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं, इस क्वार्टर के एंड तक कितना डिपॉजिट करा देना चाहिए था? 7.5 लाख। क्या आपने क्यूमुलेटिव टोटल टैक्स 7.5 डिपॉजिट किया है? देख लीजिए। सर यहाँ पे 1.5 कराया था, यहाँ पर 3 कराया था और इस क्वार्टर में 3 कराया है। टोटल कितना हो गया दोस्त? इन तीनों को अगर मिला लेंगे तो 7.5 यहाँ तक करा चुके हो क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं, लास्ट क्वार्टर आ गया सर, कह रहे हैं अब तो 100% इनकम अर्न कर ली होगी। आप बोलते हो सर 15 दिन बचे हैं अभी 15, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप तो पूरा अमाउंट डिपॉजिट करा दो टैक्स का। पूरे के पूरे 10 लाख आ जाने चाहिए हमारे पास, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है। गवर्नमेंट बोलती है पूरे के पूरे 10 लाख आ जाने चाहिए हमारे पास। ठीक है भाई, तो यहाँ आपको 10 लाख डिपॉजिट कराने हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हो सर, 7.5 लाख तो ऑलरेडी डिपॉजिट करा चुके हैं लास्ट क्वार्टर तक। तो इस बार कितना कराएंगे? 2.5 लाख ओनली। तो आपने यहाँ पर 2.5 लाख भी डिपॉजिट करा दिए। टोटल टैक्स आपने 10 लाख यहाँ आते आते डिपॉजिट करा दिया सर। लेकिन बात ना समझ में नहीं आई, बात में एक दिक्कत आ रही है। यहाँ तक तो ठीक है, 15%, फिर 45%, फिर 75% और फिर 100%।
तो सर इन्होंने तो हमसे पूरा टैक्स पहले ही ले लिया, इन्होंने तो हमसे पूरा टैक्स पहले ही ले लिया, असेसमेंट हमारा अगले साल जुलाई या सितंबर में होगा, इन्होंने टैक्स तो पूरा पहले ही रखवा लिया, बिल्कुल रखवा लिया। आपको क्यों दें 6 महीने और 9 महीने का टाइम? जब टैक्स डिपॉजिट करना ही है तो करो ना। तो आपको लग रहा होगा अरे हम तो नेक्स्ट ईयर जुलाई में या सितंबर में जाते जाते टैक्स डिपॉजिट कराएंगे अपना और ऐसा और वैसा, पर दोस्त ऐसा होता नहीं है। द डिपार्टमेंट हैज मेड रूल्स इन सच अ मैनर that till the end of March they have received the entire tax amount. They have received the entire tax amount from you. अब आपको समझ आ गया होगा कि सर कैसे ये टैक्स अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत आ रही होगी आपको सोचने में, आपको एक दिक्कत आ रही होगी कि सर 15 मार्च को फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ नहीं है, ठीक है। वैसे तो 30 मार्च को भी हम एकदम से, अगर आप 31 मार्च को बोलते कि आप इस दिन का बता दो, इस दिन बता दो कितनी इनकम होगी आपकी, तो हमें फाइनलाइज करने में, अकाउंट्स बनवाने में थोड़ा टाइम लग जाता, ठीक है। आप कह रहे हो कि एकदम 100% ऑफ द टैक्स डिपॉजिट हो जाना चाहिए तब तक, तो हमें सर ये थोड़ी ज्यादती नहीं हो गई हमारे साथ, मतलब थोड़ा हमारे साथ गलत नहीं हो गया, ये ज्यादा ही हार्श नहीं हो गया लॉ? कह रहे हैं 100% डिपॉजिट कर ही दो 15 मार्च तक। अरे हाउ वुड वी नो यार मेरा हमारा इनकम कितनी आ रही है? बिजनेस में आप लोगों को पता होगा, आप लोग समझते होंगे कि बिजनेस में एकदम से कैसे बता सकते हैं यार टोटल इनकम कितनी हो गई, टाइम लगता है, स्पेशली बड़े बिजनेस जो होते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब सर आपको थोड़े टाइम में मिल जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपको थोड़े टाइम में मिल जाएगा कि अगर यहाँ पर, अभी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर आपने 100% नहीं भी कराया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी अभी नहीं, अभी तो देखो यहाँ पर पढ़ने से लग रहा है पूरा कराना। तो आइए दोस्तों, इधर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अपन एक बार खुद से करते हैं, हमें याद आ जाएगा। सर फर्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर, आपको याद हो चुका है, आपको पता ही नहीं आपको याद हो चुका है। इसका क्वार्टर अप्रैल से जून तक है, इतना याद हो गया था। 15th ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, 15th जून ड्यू डेट है सर। जुलाई से लेके सितंबर तक 15th सितंबर इज द ड्यू डेट। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक 15th दिसंबर इज द ड्यू डेट। जनवरी से लेके मार्च तक 15th मार्च इज द ड्यू डेट। दिस इज सिंपल, अरे एवरीथिंग इज सिंपल, आई विल टेल यू हाउ। ये 25% है, यहाँ तक कितना है 25 की जगह 15% जमा करा दो सर टोटल का। यहाँ पर आते आते 50% हो जाता है, चलो 45 करा दो। यहाँ पर आते आते 75, अरे पूरा करा दो 75 का 75। यहाँ आते आते 100, पूरा करा दो 100। अच्छा, यहाँ पर जो डिपॉजिट आपको कराना होगा वो प्रीवियस जितना डिपॉजिट करा चुके होगे वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जब कराने की बात आएगी तो प्रीवियस जितना करा चुके होगे वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर जब कराने की बात आएगी तो प्रीवियस जितना करा चुके होगे वो माइनस हो जाएगा। वो तो कॉमन सेंस है, सिंपल है। टीडीएस के केस में क्या था, चालान की ड्यू डेट बताओ सर। अप्रैल से लेके फरवरी तक के मंथ्स के लिए 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और मार्च के लिए सर स्पेशली ड्यू डेट है, 7 दिन की जगह 30 डेज का टाइम दे दिया, 30th अप्रैल। रिटर्न्स की डेट क्या है, रिटर्न्स क्वार्टरली बेसिस पर जाते हैं सर। क्वार्टर 1 अप्रैल मई जून, तो इन्होंने बोला 31 जुलाई, मतलब अगले महीने की लास्ट डेट। क्वार्टर 2 कब खत्म हो रहा है, सितंबर में खत्म होता है, तो 31 अक्टूबर। क्वार्टर 3 दिसंबर में खत्म होता है,
31st जनवरी। Q4 मार्च में खत्म होता है, अप्रैल 30th अप्रैल ले लूं? नहीं, उसमें एक मंथ एक्स्ट्रा दे दिया, मई 31st कर दिया। क्या उनको अच्छा नहीं लग रहा था सबके 31st अप्रैल आता तो 30th हो जाता, तो उन्होंने कहा नहीं, आप एक महीना और एक्सटेंड कर दो, आप रखो 31st, ठीक है? तो इसीलिए उन्होंने किया था। समझ आ गया? क्लियर है बॉस? तो ये सारी ड्यू डेट्स हो गई, ये सब कुछ हो गया। अब मैं सोच रहा हूँ एक क्लास एक्सटेंड कर दूं इसकी आपकी, क्योंकि एकदम से सब कुछ आएगा इसी क्लास में, तो ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेते हैं जी। और नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे टीसीएस, और इसका बचा हुआ बस थोड़ा सा ही बचा है, हाफ एन आवर 45 मिनट्स का है। आई टेक इट इन द नेक्स्ट क्लास ओनली बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑन यू, ठीक है ना? एकदम आई डोंट वांट कि हॉच पॉच हो जाए, एक दिन एक्स्ट्रा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर किसी को लग रहा है कि सर क्लासेस बहुत ये एक्सटेंड हो रही हैं वो, तो आई अंडरस्टैंड, बस चार क्लासेस बची हैं, डोंट वरी। बट ओनली थिंग इज, इफ यू वांट यू कैन पुट टैक्स ऑन होल्ड। अब तो खैर 4 ही बची हैं, लेकिन अगर आपको अभी भी लग रहा है तो टैक्स को 4-5 दिन के होल्ड पर डाल के दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट कर लो, तब तक मेरी क्लास एक्यूमुलेट हो जाएंगे, आप फिनिश कर देना इन वन गो, 3 दिन में, 4 दिन में, जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है ना? वैसे तो आई थिंक इट इज कवर्ड ओनली, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, ठीक है? तो we'll cover the rest in the next class. Thank you so much, take care and do revise once. ये पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है? थैंक यू।